A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your political science teacher. So class, today we all are going to start our new chapter of your book Politics in India Since Independence, and the name of your chapter is India's Foreign Policy. But now, according to your book, this is chapter number 4, ठीक है? And अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक में इस चैप्टर का नेम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, बट ये चेंज होके क्या हो गया, न्यू फॉरेन पॉलिसी। मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, दिस इज द न्यू नेम for this chapter, and this is unit 3 or chapter number 3 of your book. Okay, so now as you all are like very much aware about the non alignment movement. हम already discuss कर चुके हैं non alignment movement के बारे में। Yes, so now just look at this picture. These are the founders of the non alignment movement, ठीक है? non alignment movement हमने चैप्टर, हमारा जो ये बुक है, बुक इंडियन सॉरी कंटेम्प्ररी वर्ल्ड एरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है, उसमें हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? इट इज, और यू कैन से इट वाज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अलाइंड और अगेंस्ट एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स। 2 पावर ब्लॉक्स थे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपका एंड हुआ था। उसके बाद जो वर्ल्ड था 2 पावर ब्लॉक्स में डिवाइड हो चुका था, यूएसएसआर एंड यूएस, राइट? सोवियत यूनियन और यूएस, 2 पावर ब्लॉक्स में, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो नाटो पैक्ट, और नाटो पैक्ट बोल सकते हो, या वॉर्सो पैक्ट बोल सकते हो। 2 पार्ट्स में बाइपोलर वर्ल्ड बन चुका था। बट जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो क्या था? ना तो वो अगेंस्ट में था इन पावर ब्लॉक्स के, ना ही उनके साथ में था, है ना? ठीक है। एंड बेसिकली जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो ये कंट्रीज थी, ये न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी, आपकी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, डेवलपिंग कंट्रीज थी मोस्टली सारी। सो ये जो फाउंडर मेंबर्स हैं, जवाहरलाल नेहरू हमारे, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? इसके बाद आप देख रहे हो नक्रुमा, क्वामे नक्रुमा फ्रॉम घाना। आफ्टर दैट आप जो देख रहे हो गामेल अब्दुल नासिर की पिक्चर देख रहे हो, ही दिस इज द पिक्चर ऑफ गामेल अब्दुल नासिर from Egypt, and this picture is of Sukarno from Indonesia, Sukarno की है ये, and this is Joseph Tito, ठीक है? and he is from he was from Yugoslavia. So these are the founders of the NEM। 1961 में फाउंड हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, एंड आज प्रेजेंट वर्ल्ड में जो एनईएम है उनके, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है, प्रेजेंट डे इंडोनेशिया में है। ओके, सो नाउ क्लास, इन दिस चैप्टर बेसिकली हमने जो 3 चैप्टर देखे, challenges of the nation building, era of one party dominance, and after that planning and development. All these 3 chapters are basically about the challenges faced, internal challenges faced by India। क्या क्या internal main challenges थे? 3 main challenges थे इंडिया के सामने आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वन was nation building, or you can say nation integration। second क्या था? second main था कि establishing democracy को establish करना, and the third main challenge was planning and development, ठीक है? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट लाना, पॉवर्टी को एलिवेट करना, ये आपके मेन कंसर्न्स थे, ठीक है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये मेन कंसर्न्स थे, मेन प्रॉब्लम्स थी, ठीक है? 3 मेन प्रॉब्लम्स थी ये। बट और भी प्रॉब्लम्स थी, बट प्रायोरिटी में जो चैलेंजेस, इंटरनल चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए थे, वो ये 3 challenges थे। So basically in this chapter, immediately after independence,
India faced internal challenges as well as external challenges. External challenges with an innovative response by the way of policy of non-alignment. India ने क्या कर लिया था? India was the part of non-alignment movement, or you can say India was the founder of non-alignment movement. I already told you what is non-alignment movement. Non-alignment movement or organization is that organization which is neither against nor with any of the power blocks. Okay, तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था. अब इंडिया को क्या करना था? एक्सटर्नल रिलेशंस भी अपने जो है मेंटेन करने थे. ठीक है. सो दे फाउंड देमसेल्व्स इन ए कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स. ब्रिटिशर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स का क्या था? राज था पहले. ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था? बहुत रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर दी थी. पार्टीशन हो चुका था. चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे. ठीक है, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इवन चल रहे हैं आज तक. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उस चीज को उन्होंने एक, आप बोल सकते हो, सीड सो कर दिया था. बट उसका पॉइजन जो है, आज 75 ईयर्स हो गए. हमने कल सेलिब्रेट किया अपना 75th इंडिपेंडेंस डे, और आज तक हमें कहीं ना कहीं उनके साथ जो है हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. काफी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं. ठीक है, और उसके बीच में काफी वॉर्स भी हो चुके हैं. दिस लेड टू 3 वॉर्स in 1962 सिनो चाइना वॉर, जिसमें चाइना की विक्ट्री हुई. एंड दिस वॉर इज फॉर द हिमालयस. ठीक है, हिमालयस की कुछ टेरिटरी को लेके ये वॉर हुआ था 1962 में, सिनो चाइना वॉर. 1964 में जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडिया चाइना का वॉर हुआ था. अगेन 1971 में एक वॉर हुआ था. पहले 1971 से पहले जो पाकिस्तान था, प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो था, पाकिस्तान का पार्ट था, एंड इट इज कंसिडर्ड एज ईस्ट पाकिस्तान. बट 1971 में बांग्लादेश एज अ न्यू कंट्री एमर्ज होके आई. तो उस टाइम पे भी क्या है, वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का. तो काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, काफी नेबर्स के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे इंडिया के. So these wars and the external relations in general were shaped by and had their impact on the politics in the country. So basically this chapter, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो वॉर्स हुए थे, ये जो इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशंस थे, डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस थे, क्या रिलेशंस रहे हैं, कैसे हमारे पॉलिटिकल आइडियाज को शेप दिया है हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस ने, क्या इम्पैक्ट किया है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू नो अबाउट द इंटरनल कंटेक्स्ट दैट शेप्ड इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन. क्या इंटरनेशनल कंडीशंस रही थी, क्या इन्वायरमेंट रहा था जो इंडिया के जो एक्सटर्नल रिलेशन है, डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो इंडिया के रिलेशंस है, उसको उन्होंने मेंटेन किया. एंड the operational principles that informed the country's foreign policy. क्या प्रिंसिपल्स रहे थे, क्या एथिक्स थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स रहे हमारे कंट्री के फॉरेन पॉलिसीज को लेके. वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना एंड पाकिस्तान. चाइना एंड पाकिस्तान के साथ हमारी जो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग, इंडिया का जो रिलेशन है काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रहता है पाकिस्तान और चाइना के साथ, और पहले तो और भी ज्यादा था. तो क्या हिस्ट्री रही है इंडिया की पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, तिब्बत के इश्यू को लेकर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा जम्मू एंड कश्मीर के इश्यू को लेकर काफी हिस्ट्री रही है. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी. ठीक है, इंडिया के जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वी विल टॉक अबाउट इट. और भी डिफरेंट नेशंस, जो एडिशनल टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी विल टॉक अबाउट इंडियाज चेंजिंग रिलेशन विद अदर नेशंस लाइक यूएस, रशिया, चाइना, इजराइल. हम इन सब के बारे में इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. Okay, so basically after independence, after 1945, what was India's external relations, what was India's relation with the external
countries, or you can say different countries. So now our today's topic is international context. Now, international context, what do you mean by the term international context, or you can say international context in which sense? ठीक है, international like different nations. We are talking about the external countries, we are talking about the external uh, territories, and context like environment or conditions. What was international conditions when we were planning our foreign policy? ठीक है, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या इंटरनेशनली क्या कंडीशंस रही हैं, ठीक है, जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसीज बना रहे थे तो हमारी प्लानिंग क्या रही है, we are talking about this, under which क्या ऐसी इंटरनेशनल कंडीशंस रही है जिसके under India was born. So India was born in a very trying and challenging international context. सबसे चैलेंजिंग तो यही था कि इंडिया जो है NAM उसने फाउंड कर लिया था, ना ही वो सोवियत यूनियन के साथ था, ना ही वो US के साथ था. So India was born in a very trying and challenging international context. The world has witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction. Yet another attempt to establish an international body was underway. Many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism, and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. So as you all know, after 1945, after the Second World War, like many countries, like many new countries were emerging. ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी हो गई, यूरोप की काफी कंट्रीज हो गई, वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी. ठीक है, काफी बहुत ज्यादा यू कैन से कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हो चुका था. तो अब कंट्रीज को रिकंस्ट्रक्ट करना एक बहुत बड़ा इशू था. ठीक है, और इवन कोल्ड वॉर जो सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, और उसी के बीच में NAM को एस्टैब्लिश करना, एक न्यू इंटरनेशनल बॉडी को ऑर्गेनाइज करना, एस्टैब्लिश करना भी क्या है, ये भी चल रहा था. बहुत सारी न्यू कंट्रीज एमर्ज होके आ रही थी. सो कुछ टेरिटरीज क्या हो रही थी, ब्रेक हो रही थी. काफी कंट्रीज जो हैं ये कॉलोनियल रूल से फ्री होके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी. ठीक है, सो काफी जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया ने भी काफी चैलेंजेस फेस किए फॉर द वेलफेयर एंड डेमोक्रेसी और वेलफेयर को लेके. तो कुछ ऐसे इश्यूज थे, वर्ल्ड वाइड इश्यूज थे जो बहुत सारे नेशंस फेस कर रहे थे, और इंडिया को उस टाइम पे क्या है, इन सब चैलेंजेस को फेस करते हुए एक डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना था. ठीक है, ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनानी थी जिससे कि इंडिया का वेलफेयर, इंडिया डेवलप हो सके, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो सके, इंडिया का वेलफेयर हो सके, इंडिया पॉवर्टी को एलिवेट कर सके, एंड काफी कुछ. So Free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after independence. Apart from the factors at the global level, India had its own share of concerns. Obviously global level पे जो ये concerns हमने पढ़े, इसके अलावा भी इंडिया के पास काफी concerns थे. India had its own share of concerns: poverty alleviation, development, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना. ठीक है, एजुकेशन सेक्टर को एस्टैब्लिश करना, काफी बहुत से इंटरनल नेशनल इंटीग्रेशन, बिकॉज एज यू ऑल नो इंडिया इज द ओनली कंट्री विद सच डाइवर्सिटी. ठीक है, इतनी डाइवर्स कंट्री है, तो इंडिया के सामने नेशनल इंटीग्रेशन का जो ये चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था. The British government left behind the legacy of many international disputes. As I already told you, कि Britishers sown the seed of poison. ठीक है, उन्होंने काफी ऐसे इंटरनेशनली उन्होंने तो एक बोल दिया कि प्रिंसली स्टेट्स के सामने उन्होंने क्या कर दिया, ऑप्शन रख दिया, be with Pakistan, be with India, और make your own nation. ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया,
एक ऑप्शन रख दिया प्रिंसली स्टेट के पास, क्या उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या उसका इन फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल नहीं सोचा। आप देख रहे हो, हमने जम्मू एंड कश्मीर इशू में भी पढ़ा, आज प्रेजेंट डे, आज तक आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज के टाइम पे भी हम क्या कर रहे हैं, हम उस इशू को, उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, काफी लोगों की इसमें डेथ भी हो गई है, ठीक है। सो दे लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, काफी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हुए, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भी कुछ इश्यूज हुए, तो काफी ऐसे लेगेसी थी, काफी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है इंडिया के सामने वो रख के चली गई थी। पार्टीशन क्रिएटेड इट्स ओन प्रेशर, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा ट्रॉमा ही पार्टीशन था, एंड द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन वाज ऑलरेडी वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। This was the overall context in which India was started participating in the world affairs as an independent nation state. With all these issues, with all these concerns, इंडिया को क्या है इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे क्या करना था, वर्ल्ड अफेयर्स जितने भी ग्लोबल लेवल पे भी जो कंसर्न्स थे उसमें भी पार्टिसिपेट करना था, उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन देना था, जिससे कि इंडिया खुद भी क्या कर सके, इंडिया डेवलप हो सके, अपने कंसर्न्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर सके, साथ में वर्ल्ड ग्लोबली भी क्या कर सके, पार्टिसिपेट करके पीस मेकिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, ठीक है। सो एज अ नेशन born in the backdrop of the world war, India decided to conduct its foreign relation with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace, ठीक है। एज अ न्यू नेशन, ठीक है, जो इंडिया का मेन एम, इंडिया किस प्रिंसिपल के साथ बॉर्न हुआ, इंडिया का जो मेन प्रिंसिपल था, मेन एम था, वी शुड रिस्पेक्ट द सोवेरेनिटी ऑफ ऑल अदर नेशन, ठीक है, जो सोवेरेनिटी है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस की, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, पाकिस्तान को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पाकिस्तान को कब्जा कर रहे हैं या फिर उसकी टेरिटरी अपने अंदर कैप्चर कर रहे हैं, नहीं। इंडिया का मेन एम था कि हमें क्या करना है, इंडिया के हमें अपने रिलेशंस जो है पीसफुली मेंटेन करने हैं अदर नेशंस के साथ, और हमें जो सोवेरेनिटी है, ठीक है, जो पावर है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो पावर है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, उसको हमें क्या करना है, सोवेरेनिटी को मेंटेन करना है, रिस्पेक्ट करना है, एंड टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस, हमें अपनी जो सिक्योरिटी है, डिफेंस है, वो अचीव करना है, एंड जो हमारा मेन जो एम है उसमें हमें लाइक वॉर्स नहीं करनी है, हमें ब्लड शेड नहीं करना है, हमें पीस के लिए क्या करना चाहिए, पीस को हमें स्प्रेड करना है। अगर कोई वॉर, जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल वॉर जो था, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इंडिया कभी भी जैसे कि वॉर में अपने आप को इंक्लूड नहीं करता है, मतलब कि कभी भी स्टार्टिंग जो है वॉर में नहीं करता, क्योंकि इंडिया का जो मेन एम था यही था, वी शुड रिस्पेक्ट द सोवेरेनिटी ऑफ अदर नेशंस एंड टू अचीव पीस वर्ल्ड वाइड। इंडिया का सबसे बड़ा एम यही था। बट जो कारगिल वॉर है, कारगिल वॉर के टाइम पे जब पाकिस्तान ने इंडिया को, जम्मू एंड कश्मीर को, इंडिया के टेरिटरी को कैप्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि लाइक फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस हमें वॉर करनी पड़ेगी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, पीस के लिए हमें वॉर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एट दैट टाइम मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, पीस के लिए क्या किया था, वॉर किया था। तो मेन एम हमारा क्या था, टू अचीव सिक्योरिटी थ्रू द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड टू रिस्पेक्ट द sovereignty of all other nation. So this aim finds an echo in the directive principles of state policy. We already talked about directive principles of the state policy in our earlier class, ठीक है। So directive principles में क्या, these were directive principles were
basically the guidelines given by our constituent makers, constitution makers जो थे, उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि प्रेजेंटली हम उसे लॉ नहीं बना सकते हैं कुछ चीजों को, ठीक है, बट yes in future we can make it law and we can like हम एक रूल बना सकते हैं. So article, just look at this box, the constitutional principles. Article 51 of the Indian Constitution lays down some directive principles of state policy on promotion of international peace and security. प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे गाइडलाइंस थी हमारी, क्या थे डीपीएसपी, जस्ट लुक एट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जो हमारा मेन एम है, जो हमें अचीव करना है, वो क्या है, सक्सेसफुली अचीव करना है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, वी विल ऑलवेज प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और अगर इसके लिए कुछ करना पड़े तो हम हमेशा कंट्रीब्यूशन देंगे. एग्जाम्पल आपका कोरियन वॉर है. कोरियन वॉर में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था. कोरियन वॉर को, जो साउथ कोरियन नॉर्थ कोरियन के बीच में वॉर हुई थी, उसे उस डिस्प्यूट्स को कम करने में, ठीक है, उस वॉर को एंड करने में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था. मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशन. हमें रिस्पेक्ट, जैसे सोवेरेनिटी की बात की, हमें दूसरे नेशंस को भी क्या करना है, वी शुड मेंटेन द ऑनरेबल रिलेशन विद डिफरेंट नेशन, वी शुड रिस्पेक्ट द सोवेरेनिटी ऑफ डिफरेंट नेशन, वी शुड रिस्पेक्ट द नेशन, ठीक है. हमें मेंटेन करना है, पीस मेंटेन करना है, रिलेशन मेंटेन करना है. वी शुड हैव द रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट नेशन. ऐसा नहीं है कि हम एक एज अ एनिमी किसी नेशन को देख रहे हैं और अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हैं. नो. Foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another. So many treaties were or are signing by India, ठीक है, जो international treaties है different nations के साथ. काफी treaties sign की गई है इंडिया की. इंडिया को जैसे सिक्किम treaty sign की गई है कि जो वॉर है, कभी भी हम जो एक्सट्रीम कंडीशंस होगी, हिमालयस में एक्सट्रीम कंडीशन में कभी हम वॉर नहीं करेंगे, ठीक है. और भी बहुत जिनीवा ट्रीटी है, सिक्किम ट्रीटी है, बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है इंडिया साइन कर चुकी है, तो और करती भी है. तो हमें इंटरनेशनल लॉ को क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है. ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशन है उसे मेंटेन करना है, उसे ब्रेक नहीं करना है. इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अनदर, ठीक है, लोगों को डील करने के लिए. encourage settlements of international disputes by arbitration. अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इंटरनेशनली डिस्प्यूट होता है, तो हमें मोस्टली वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, ठीक है. हमें जो क्या करना है, अगर बिल्कुल ही पानी, मतलब बोलते ना, पानी नाक से ऊपर चले जाना, मतलब कि हमारी सिचुएशन जो है अगर एकदम ही वर्स्ट होती जा रही है और कोई ऑप्शन नहीं है तो बात अलग है. बट हमें हमेशा सबसे जो ट्राई करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, हम हमेशा इसी चीज को एनकरेजमेंट देंगे कि जो भी डिस्प्यूट्स है हम बातचीत से सेटल कर लें, ठीक है. So now just look at this paragraph. So just as both internal and external factors guide the behavior of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. जस्ट लाइक एक फैमिली है, फैमिली में दोनों ही फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स और आपके इंटरनल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स भी होते हैं. बट दोनों के साथ डील, अगर फैमिली डिस्प्यूट है, इंटरनल डिस्प्यूट है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दोनों के साथ हम डील कैसे करते हैं, दोनों के साथ हम डील करते हैं डिफरेंट दोनों के जो तरीके हैं वो काफी अलग होते हैं. तो जस्ट लाइक दैट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी क्या करता है, हमारी जो नेशन है उसके फॉरेन पॉलिसी
को काफी इन्फ्लुएंस को किया, काफी जो पॉलिटिक्स है उसको डील करने का मेथड भी काफी डिफरेंट था. The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. Yes. So the developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. So they pursue more modest goals than the advanced states. They focus more on peace and development in their own neighborhood. ओके, सो जो अब न्यूली एमर्ज्ड जो स्टेट्स थे, न्यूली एमर्ज्ड कंट्रीज थी, अब उनके सामने मेन प्रॉब्लम ये थी कि दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज विद देम. Whatever the resources they whatever the requirement of the resources for the effectively एक अपने आप को पावरफुल, इंटरनेशनली पावरफुल एक मिलिट्री बनाना, डिफेंस बनाना, अपने आप को एक पावरफुल कंट्री बनाना, उसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज बहुत सारे स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं थे. सो जो बेसिकली जितने भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज थी, न्यूली एमर्ज्ड इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, दे परस्यू modest goals and they focus more on peace. उन्होंने पीस पे फोकस किया. उन्होंने बोला कि एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन नेबरहुड, कि हमें नेबरहुड की अपनी जैसे नेबरहुड कंट्रीज जो है उनकी भी डेवलपमेंट करनी है, साथ में मिलके हम क्या करेंगे, अपने नेशंस को डेवलप करेंगे. देयर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी डिपेंडेंस ऑन द मोर पावरफुल स्टेट्स ओकेजनली इन्फ्लुएंस देयर फॉरेन पॉलिसी. ऑब्वियसली लाइक बहुत सारी चीजों के लिए स्टार्टिंग में देखा ना, एट द बिगिनिंग ऑफ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, immediately after the independence, after like 10 years or you can say third plan आते आते इंडिया बिहार फेमाइन पड़ा था हमने, ठीक है. तो उस टाइम पे हमें फूड भी इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था, राइट. तो काफी जो डिपेंडेंस थी पावरफुल स्टेट्स पे, पावरफुल नेशन से, तो वो भी काफी इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी. In the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preference of the powerful countries who were giving them aid. Like Germany को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जर्मनी को यूएस ने हेल्प की थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी जर्मनी को काफी नेशंस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने एड दिया, हेल्प किया. This resulted in the division of countries of the world into two clear camps. One was under the influence of the United States and its Western allies, and the other was under the influence of then Soviet Union. As you all know, like after Second World War, ठीक है, जो आपकी allied powers थी उसमें यूएस एंड रशिया साथ में दोनों ही